हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग बेटा। आज की क्लास में एक नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। आपको याद है? खत्म हो गया ना? लगातार पिछली 3 वीडियोस मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in external magnetic field। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ध्यान से देखें, कहा यह जाता है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ही वेलोसिटी से आता है, थीटा एंगल पे आता है। मैंने पढ़ाया था ना ये सब बेटा, याद है? तो वो जैसे ही आएगा वो तुरंत आते साथ एक फोर्स फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स मैंने पढ़ाया था, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, आई नो, क्यू वी बी साइन थीटा। और इस वी के 2 पार्ट थे, आपको याद है या नहीं याद है? मुझे तो याद है। इधर की तरफ होता था वी कॉस थीटा और ऊपर की तरफ होता था वी का पार्ट वी साइन। तो होता क्या है, जरा सुनना ध्यान से। इस v का ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, ये इसको चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने के चक्कर में कि बोला चल भाई तू आगे चल। और इस v का जो दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा, वो उस चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाना था कि ऊपर चलो, ये बोलता था तो आगे चल, ये बोलता था तो ऊपर चल, ये बोलता था तो आगे चल। तो रिजल्टेंट पाथ कुछ इस तरह बनने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो। आगे क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू दिस कंपोनेंट। ऊपर क्यों जा रहा है? ड्यू टू दिस कंपोनेंट। तो जो रिजल्टेंट पाथ होता है उस चार्ज पार्टिकल का, इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं इसे? हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में हेलिक्स बनाकर आगे बढ़ने लगता है, इसे कहते हैं हेलिकल। हेलिकल में क्या है? सर्कुलर भी है और लीनियर भी है। आगे कौन लेकर जा रहा है? वी कॉस थीटा। ऊपर कौन उठा रहा है? वी साइन थीटा। दोनों का रिजल्ट बना हेलिकल पाथ। फिनिश। अब ये मोशन शुरू। अब आप एक बात को समझो ध्यान से कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी है तो सर्कुलर पाथ में कोई चीज कब होता है? जब उस पर एक फोर्स काम करे। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल्स गोल गोल सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल रहा होगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप अच्छे से जानते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहां पे क्या लोगे? एम वी के जगह पे लोगे वी साइन थीटा। बोलोगे ये क्यों लिया सर? मैं बताऊंगा ये क्यों लिया। क्योंकि ही कॉस थीटा तो उससे आगे लेकर जा रहा है सर्कल में, तो ये वाला कंपोनेंट उसे ले जा रहा है, ऐसे ऊपर गया तब तो सर्कल बना। तो जो चीज सर्कल में इसे मेंटेन करा रहा है, जो पार्ट ऑफ द वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में इसके मोशन को मेंटेन कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में इसके मोशन को कंटिन्यू करा रहा है, वो v का कौन सा कंपोनेंट है? कॉस वाला नहीं है, v का साइन वाला है, v साइन थीटा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई चीज सर्कल में तो आ नहीं सकती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हु इज रिस्पांसिबल? वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। वी साइन थीटा इज रिस्पांसिबल। तो सर्कुलर मोशन में जब हम सर्कुलर फोर्स को देखेंगे, जब सेंट्रीपिटल फोर्स को देखेंगे, तो एम वी स्क्वायर की जगह पे वी साइन थीटा लेंगे। हम वही कंपोनेंट लेंगे जो रिस्पांसिबल है इसके सर्कुलर पाथ के लिए। ये तो उसे आगे ले जा रहा है, सर्कुलर पाथ में ये ले जा रहा है। और ये फोर्स आएगा कहां से? ये फोर्स आता कहां से है? अपने आप तो आता नहीं है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज फील करता है ना बेटा, इससे आता है वो फोर्स। तो अब क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये जो फोर्स है ये कहां से आता है? इसको लिख देते हैं, ये प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है इसे? प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक। हु प्रोवाइड? मैग्नेटिक फोर्स।
अब यहां पे क्या हो गया, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये आता कहां से है, मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां से एक वी साइन थीटा हो गया स्क्वायर से कैंसिल, तो आर क्या बच गया बेटा, आर बच गया एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस कहो या इसे ट्राजेक्ट्री कहो, कुछ भी पेपर में आ जाए कह देना दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब पेपर में आया डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, बात वही है, रेडियस का ही फॉर्मूला डिराइव कर, किसके रेडियस का, इस पाथ के रेडियस का, ये जो पाथ है ना इसका रेडियस, ये जो रेडियस। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वेलोसिटी जो है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ये हुआ कि अब जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये वेलोसिटी यूं हो जाए, तो थीटा 90 डिग्री का मतलब अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी साइन 91 अपॉन क्यू बी। और इस केस में जो पाथ होगा वो सिर्फ सर्कुलर होगा, अब हेलिकल नहीं बनेगा। ये कैसे हो गया, जब थीटा 90 हो गया तो v cos 90 इधर वाला कंपोनेंट तो है नहीं, जब थीटा 90 हो गया तो v का इधर कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, आगे ले जाने वाली बात खत्म हो जाएगी, वेलोसिटी पूरी तरह से ऐसे हो जाएगी, तो पाथ वहीं पे गोल 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 घूमता रहेगा। इसका मतलब अब सिर्फ सर्कल में रहोगे आप, सिर्फ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होगा, बट वो चार्ज पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। उस केस में जब थीटा 90 हो जाता है, जब वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो रेडियस, पहली बात तो फॉर्मूला जो बनेगा ट्रेजेक्ट्री का वो mv बाय क्यूबी बनेगा, रेडियस ऑफ पाथ का। और दूसरी बात ये कि पाथ विल बी प्योर सर्कुलर, सर्कुलर होगा, में वो आगे बढ़ता जाएगा, सॉरी आगे नहीं बढ़ेगा, एक ही जगह से घूमता जाएगा। कब, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। अब बोलोगे सर आपने इतना बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे सर जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसका एक टाइम पीरियड भी होता है, तो मुझे अब टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल मैं बताऊंगा। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, जो एक चक्कर में टाइम लगता है, तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और टाइम का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम में डिस्टेंस, डिस्टेंस एक चक्कर में क्या होगा, जो सर्कल की लंबाई है 2πr, और स्पीड, कौन सी स्पीड, ये वाली नहीं, सर्कल में जो उसको घुमा रहा है, क्या होगा स्पीड, d sin थीटा। मैंने क्या कहा, कोई भी फॉर्मूला सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड है, उसमें अगर v चाहिए तो ये वाला चलेगा, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो टाइम पीरियड हो, उसमें जो v लेंगे वो v sin थीटा लेंगे। अगर आपसे पूछे कि टाइम पीरियड क्या होगा इस रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का, तो टाइम का फॉर्मूला सभी जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कौन सा डिस्टेंस होगा, जो एक चक्कर में कवर करेगा चार्ज पार्टिकल, और स्पीड कौन, जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो गया। अब आप बोलोगे सर जब ये इतना हो गया तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है, जगह पहले बना दे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। अब बोलोगे सर तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr/v sin थीटा, और r अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, mv sin थीटा बाई क्यूबी। तो क्या लिखेंगे, 2πr के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, mv sin थीटा बाई क्यूबी। ओके, क्या लिख दिया बेटा मैंने, ओके। क्या टाइम का पीरियड का फॉर्मूला हो गया, 2πr/v sin थीटा।
कैसे? डिस्टेंस जो एक चक्कर में वो कवर करेगा, और सर्कुलर मोशन वाली स्पीड v sin थीटा। याद है ना, कोई भी चीज चाहे वो फोर्स हो चाहे वो टाइम पीरियड हो, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड है, उसमें v sin थीटा चलेगा स्पीड में। अब आर के यहाँ पे mv sin थीटा बाय क्यूबी, और नीचे v sin थीटा। v sin थीटा कट गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई m बाय क्यूबी। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला है ट्रेजेक्ट्री का, जिस पाथ में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये फॉर्मूला है उसी ट्रेजेक्ट्री का जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जब वेलोसिटी ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस केस में पाथ सिर्फ सर्कुलर होगा, फिर हेलिकल नहीं होगा। और फिर मैंने क्या बताया, एक चक्कर में क्या टाइम लगाएगा, जो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चाहे वो घूमते घूमते आगे बढ़ रहा हो या एक ही जगह घूम रहा हो, सर्कुलर पाथ तो बना ही रहा है, तो एक चक्कर में क्या टाइम लगेगा, और टाइम टू टेक एंड कंप्लीट वन रिवोल्यूशन 2 पाई m बाय क्यूबी। अब अगर ध्यान दोगे तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो आप दिखाओ और मेरे को, कि जो टाइम पीरियड है, सोचो ध्यान से, वो इंडिपेंडेंट है इसके वेलोसिटी। कैसे? आप देखो टाइम पीरियड कैसे इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, बेटा आप देख सकते हो, इसमें वेलोसिटी नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो पेपर में ऐसे भी आता है कि शो कीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिस पाथ में वो मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वहां, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। बोलोगे देखो सर इस फॉर्मूले में कहीं वेलोसिटी नहीं, सब चीजें आती। फिर आया भाई फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी जानते हो ना, टाइम पीरियड का उल्टा। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक सेकंड में वो जितने भी रिवॉल्यूशन कर लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 1 सेकंड। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बताओ बेटा। टाइम पीरियड को उलट दो, इसको उलट दो, तो क्या आ जाएगा? सोचने वाली बात है, क्यू बी बाई 2 पाई एम। ये फॉर्मूला किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। फिर आपसे एक इसमें एक बात, बहुत जबरदस्त बात पूछी जाएगी, वो ध्यान से देखिएगा। क्या बात पूछी जाएगी अब आप देखो। इसमें एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। पिच क्या होता है? बोलो पिच क्या चीज है? पिच ये चीज है कि अगर मान लो वो थीटा 90 डिग्री नहीं है तो वो आगे भी बढ़ेगा, घूमता भी जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो एक चक्कर में पर रिवोल्यूशन वो जितना भी आगे निकल जाता है, जितना थोड़ा थोड़ा आगे मूव कर जाता है पर रिवोल्यूशन, हर एक रिवोल्यूशन में वो जितना थोड़ा थोड़ा आगे जो बढ़ जाएगा, उस डिस्टेंस को कहेंगे पिच। तो पिच क्या है बेटा? पिच है क्या आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन। तो क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो आगे वाले डिस्टेंस के लिए कौन है? ये है, आगे तो ये लेकर जा रहा है, तो v cos थीटा और इनटू टाइम। टाइम कौन सा? जो एक चक्कर में पार्टिकल को लगाना पड़ रहा है इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये इसको हम कहेंगे व्हाट आई विल से, पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये किसी भी मूविंग चार्ज का, कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन भी मैंने करा दिया, कैसे कैसे डेरिवेशन हुआ। v के दो पार्ट, v cos थीटा, v sin थीटा, ये सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा तो पाथ उसका हेलिक्स बनेगा। फिर मैंने क्या कहा, सर्कुलर पाथ में कोई चीज होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, बट सर्कुलर पाथ के लिए v sin थीटा लिया जाएगा, mv sin थीटा²/r। आएगा कहां से? मैग्नेटिक फोर्स से। काट दो, रेडियस आ गया, उस पाथ का रेडियस आ गया, पाथ की ट्रेजेक्ट्री आ गई। फिर मैंने क्या कहा, अगर थीटा 90 हो जाए तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, इधर का कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। अगर थीटा 90 हो जाए तो cos 90 खत्म, तो उस केस में वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे घूमता रहेगा। उस केस में पाथ सिर्फ सर्कुलर होगा, उस केस में हेलिकल नहीं होगा। फिर मैंने क्या बताया बेटा आपको 2 मिनट बाद,
कि भैया देखो जब कोई चीज मूव करता है तो एक चक्कर में टाइम भी लगता है, सर्कुलर मोशन है ना यहाँ पे, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड क्या सर्कुलर पाथ के लिए v sin थीटा, r के जगह पे r का इक्वेशन रखो mv sin थीटा बाय qb अपॉन v sin थीटा, ये और ये कट गया बेटा, क्या बच गया 2 पाई m बाय qb, ये टाइम पीरियड आ गया। फिर बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स किसका, टाइम पीरियड का, उलट दो फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फिर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा भाई क्या ये प्रूफ हो सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इनवर्स होते हैं, किसके, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। देखो बोलोगे सर समझ में नहीं आया, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड तो कम होना चाहिए ना, बिल्कुल सही कहा, लेकिन स्पीड अगर ज्यादा होगी तो सोचो जरा, स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस भी तो ज्यादा होगा, पाथ भी तो बड़ा बनेगा, उससे क्या होगा, टाइम पीरियड तो मेंटेन ही रहेगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे इंडिपेंडेंट रहती हैं, स्पीड चाहे ज्यादा हो या कम हो, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। फिर मैंने क्या बताया, पिच ऑफ हेलिक्स, क्या बताया, पिच, पिच किसे कहते हैं, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जब हेलिकल पाथ में रहेगा, मतलब थीटा जब 90 डिग्री से कम रहेगा, 90 डिग्री नहीं रहेगा तो वो आगे भी बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने का हर एक चक्कर में वो जितना जितना थोड़ा 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 जो आगे निकलता जाएगा उसे कहेंगे पिच। तो पिच का फॉर्मूला डिस्टेंस वाला चलेगा, पिच है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन, तो पिच के लिए स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है ना स्पीड इनटू टाइम, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली स्पीड इनटू एक चक्कर का टाइम, ऐसे निकालते हैं पिच। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब मैं इक्वेशन में आ रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है जरा सुनो आप। क्वेश्चन यहां पे ये है कि अच्छे से सुनना आप, एक क्वेश्चन में कराता हूं, उससे पहले कुछ और बातें बता दो तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, क्या मैंने कहा, अगर थीटा क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो, मतलब क्या हो गया, तब ये हुआ ना कि जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में वो फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर, तो उस केस में रेडियस का क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, mv बाई क्यूबी, फॉर्मूला तो मैंने बताया ये mv बाई क्यूबी, बताया नहीं बताया बताओ, अभी यही तो पढ़ा रहा था मैं। अब एक बात बताना, क्या मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ, जानते हो ना, क्या जानते हो आप बेटा, मोमेंटम को p लिखते हैं, p को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, इस मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म से अगर हम आए तो रेडियस को हम, जो पाथ का जो रेडियस है, ट्रेजेक्ट्री है, उसको हम p अपॉन क्यूबी भी लिख सकते हैं, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो उस जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ का रेडियस है, उसका फॉर्मूला ये भी और ये भी, दोनों फॉर्मूला बन गया, बोलोगे सर बिल्कुल बन गया सर। फिर हम जब 11th क्लास में थे तो हमने आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है p स्क्वायर बाय 2m। आप देख लो, अगर आप p को mv लिख दो, p के जगह पे mv रख दो तो कट के वही आ जाए, तो यहां से p स्क्वायर क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बन गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो p क्या बन गया बेटा, p बन गया अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या सीखने को मिला, कि आपको ये सीखने को मिला कि रेडियस का, ट्रेजेक्ट्री का पाथ का एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम, वो क्या बना सकते हैं, अंडर रूट 2m इंटू के ई अपॉन q इंटू बी। बोलोगे सर ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अगर वो 90 डिग्री पे मूव करेगा तो पाथ तो सिर्फ सर्कुलर बनेगा, मैंने बता चुका हूं मैं, तो सर्कल का रेडियस का है, ये मास वेलोसिटी के फॉर्म में, ये चार्ज के फॉर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं किया मैंने, पी स्क्वायर यहां से निकालकर वहां रख दिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फिर मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, मान लो v जो है वो है वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई, कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है, क्या आता है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके भेजा गया है कहां, मैग्नेटिक फील्ड में, और जो
उसे एक्सेलरेट किया गया है कि भाई तू जा मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक एक्सटर्नल वोल्टेज से किया गया है। तो जब वोल्टेज आ जाए, तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है Q इंटू वी। तो उस केस में इसको हटा के हम QV भी लिख सकते हैं। तो R आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी और अपॉन Q इंटू बी। बस मैंने K को हटा के अब Q इंटू वी लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ गया, R इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक Q से एक Q कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2m v अपॉन Q इंटू बी स्क्वायर अंडर रूट। बोलोगे ये कैसे आया, बिल्कुल, एक Q से एक Q काटोगे तो ये भी Q रूट में चला जाएगा, और बी स्क्वायर को भी रूट बना के, बी स्क्वायर को भी मैंने बी को भी स्क्वायर बना के रूट में डाल दिया, सारा फॉर्मूला ही रूट में आ गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले, ये चारों, 1 2 3 4, चारों फॉर्मूले जो हैं वो, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके पाथ का जो रेडियस होता है, उसके पाथ का जो ट्रेजेक्ट्री जो होता है बेटा, का फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, मैंने कहा मत पूछो भाई, पूछो। आप मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोटॉन होता है, अगर उसका चार्ज हम Q माने और प्रोटॉन का मास अगर हम M माने, तो याद रखना बेटा, एक चार्ज पार्टिकल होता है ड्यूट्रॉन, उसका भी चार्ज Q ही होता है, और उसका जो मास होता है वो, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा जगह देता हूं। तो ड्यूट्रॉन का जो अगर माना जाए, जो चार्ज और जो मास होता है वो डबल होता है, और अगर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, और अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। ये मैंने क्या बताया, जरा ध्यान, ये मैंने आपको क्या बताया, जरा सुनो आप ध्यान। ये मैंने आपको ये बताया, सुनना आप अच्छे से सुनना, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, ये आप ध्यान से देखते रहना, कि एक अगर प्रोटॉन के चार्ज को हम Q मानते हैं और प्रोटॉन के मास को M मानते हैं, तो अगर वहां पे ड्यूट्रॉन जैसी बात आ जाए, तो ड्यूट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसके चार्ज को भी हम Q ही लेते हैं, बट उसका मास हम डबल लेते हैं। और अल्फा का चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, और मास जो होता है वो 4 टाइम्स। याद रखना। अब बोलो सर आपने क्यों बताया, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल आया, क्या, कंपेयर ट्रैजेक्टरी एंड टाइम पीरियड ऑफ अल्फा एंड न्यूट्रॉन in same field, in same magnetic field, और ये फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी जो एंट्री हुई ना उसके परपेंडिकुलर। तो बोलोगे सर आपने क्या सवाल दिया है, मैंने ये सवाल दिया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक अल्फा है और एक ड्यूट्रॉन है, दोनों का क्या कंपेयर करना है, ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब रेडियस। अगर वो दोनों एक ही फील्ड में आए हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एक ही फील्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम। अब इसमें क्या बोलेगा, इसमें 4 सवाल बनेंगे। अब बोलेगा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि फील्ड तो सेम है ही और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, अगर ऐसे बोल दिया भाई कि दोनों जो इंटर किए हैं वो एक फील्ड में इंटर किए हैं और सेम वेलोसिटी से इंटर किए हैं, तो अच्छा सेम वेलोसिटी से भी इंटर किए हैं, फील्ड तो सेम है ही है, जो दोनों मूव कर रहे हैं वो एक ही फील्ड में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फील्ड तो सेम है ही है, कांस्टेंट है सबके लिए। लेकिन वो जो एंट्री किया उन्होंने वो वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी से इंटर कर रहे हैं, तब कंपैरिजन पूछा है। तो बोलोगे सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया है रेडियस का, पाथ के रेडियस का mv/qb, तो मुझे लगता है फील्ड भी सेम है, फील्ड तो सेम है, एक ही फील्ड में आए हैं दोनों, और वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, तब तो सर रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और चार्ज के रेशियो के डायरेक्टली। मैंने कहा हाँ भाई, तो अब रिलेशन बन गया ना, जब सेम चीज हट जाएगा तो रिलेशन में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन आ जाएगा, क्या हो गया, आ जाएगा।
अब प्रोपोर्शन से रेशियो में बदल दो, रेडियस ऑफ अल्फा अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। रेडियस नहीं यार, अल्फा नहीं, मतलब पाथ का, अल्फा पार्टिकल के पाथ का रेडियस और ड्यूट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके पाथ का रेडियस। कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ उल्टा आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा टू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ। अब क्या करेंगे? अल्फा का मास आपको पता ही है क्या रखना है, अल्फा का मास क्या रखना है आपके सामने है ना बेटा। अल्फा का मास क्या रखते हैं? 4m। चार्ज ऑफ अल्फा क्या रखते हैं बताना? 2q। इसका q और इसका 2। तो जब कट कुट के आंसर आ रहा है, जगह नहीं है मैं तो एडजस्ट कर रहा हूं, जब ये कट जाएगा तो जगह बना देते हैं। अब बताओ, अब ये जब कट गया बेटा, कटने के बाद क्या आंसर आ गया? q से q कट गया, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1:2। बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के जो पाथ का रेडियस का रेशियो है वो 1:2। कंपैरिजन का मतलब रेशियो निकाल। ओके, क्या कांस्टेंट रखा था इसने? बोला था v सेम है। अगर दोनों अल्फा और ड्यूट्रॉन एक ही फील्ड में आए, परपेंडिकुलर आए, तो परपेंडिकुलर आए तभी तो r का फॉर्मूला बना mv/qb, sin थीटा हट गया, sin 90 हो गया। और अगर वो दोनों एक ही फील्ड में आए और एक ही वेलोसिटी से आए, एक ही फील्ड में आए और एक ही वेलोसिटी से आए, तो एक ही फील्ड में आए v सेम हो गया, एक ही वेलोसिटी से आए v सेम हो गया। तो जब ये दोनों सेम हो गया v और b, तो रेडियस ऑफ द पाथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड चार्ज। रेडियस ऑफ अल्फा मास ऑफ अल्फा बाय चार्ज ऑफ अल्फा, ड्यूट्रॉन भी मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, तो चार्ज ड्यूट्रॉन ऊपर चला जाएगा। मास अल्फा का 4m, इसका चार्ज 2q, सब प्रोटॉन के मल्टीपल में लिखते हैं, इसका q, इसका 2m, कट के 1:2। अब किसी ने कहा, अब जरा सुनो सर, अब यहां से हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। तो क्या चेंज कर रहे हो भाई? ऐसा क्या करने वाले हो आप? क्या होने वाला है जो आपने कहा चेंज कर रहे हैं? मैं बताता हूं हम क्या चेंज। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब जो है वो मोमेंटम सेम है। अच्छा, अब ये तो पक्की बात है कि एक ही फील्ड में आ रहे हैं, वो तो फिक्स है ही है। अब मोमेंटम सेम है, बोलोगे अच्छा मोमेंटम सेम है, ये सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लो सर, R = व्हाट? P/QB। फील्ड तो सेम है ही है, मोमेंटम भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? पाथ का रेडियस जो होगा वो क्या होगा? चार्ज के इनवर्सली होगा। सिर्फ चार्ज के इनवर्सली, इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ अल्फा बोल रहा हूं यार, पाथ, सॉरी अल्फा का नहीं, उसके पाथ का, पाथ रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूट्रॉन उल्टा हो जाएगा, सिर्फ चार्ज के रेशियो से उल्टा हो जाएगा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। ये कितना है? चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन q, अल्फा का चार्ज कितना? 2q, प्रोटॉन के मल्टीपल में डबल होता है, आंसर आ गया 1:2। वही सवाल अगर वेलोसिटी सेम है तो 1:1, उसी क्वेश्चन में मोमेंटम सेम है तो 1:2। किसका रेडियस निकाल रहे हैं? किसको कंपेयर कर रहे हैं? पाथ के रेडियस को, ट्रेजेक्ट्री। अब यहां पर आया, अब उसने क्या कहा? मान लो क्वेश्चन में नहीं, अब मान लो अब उसने कहा कि दोनों क्या अल्फा का और ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम है। बोलोगे अच्छा सर, तो इसके लिए तो अब ये वाला फॉर्मूला उठा लो, अब के ही सेम है तो ये वाला फॉर्मूला उठाओ। जब के ही सेम होगा तो सोचो जरा, जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा बेटा, तो आप वहीं से देखो ना, क्यों लिखूं, टाइम बर्बाद करूं, यहाँ तो लिखा हुआ है ही है। जब के ही सेम होगा और फील्ड सेम है ही है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? पाथ का, 2 तो कांस्टेंट है ही, किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास एंड चार्ज। फॉर्मूला देखो ना, मास पे रूट है, चार्ज पे नहीं। तो यहां से क्या निकल के आई बात? यहां से ही बात निकल के आई कि पाथ ऑफ द रेडियस ऑफ अल्फा and the radius of the path of neutron is equal to under root of mass of alpha upon mass of neutron into charge of neutron upon charge of alpha। मैंने मास चार्ज को अलग अलग दिखा दिया हूं, हो गया। तो क्या आ गया बेटा? ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा अपॉन ट्रेजेक्ट्री ऑफ ड्यूट्रॉन। अब वैल्यू रखने की बारी है। अल्फा का मास 4m लेते हैं, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है, ये तो रूट के अंदर है और रूट के बाहर ये है। चार्ज के मामले में ये q होता है और ये 2q होता है। कट के क्या आंसर आने वाला है? देखो ये 2, ये √2 पर होगा, √2 यहाँ बचेगा और 2 बाहर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:√। ये q कट गया, ये कट गया, तो ये √2/2, √2/2, 1:√2। एक ही क्वेश्चन के कई आंसर आ रहे हैं अलग अलग कंडीशन पे, कहीं
v सेम है, कहीं स्पीड सेम है, कहीं मोमेंटम सेम है, कहीं काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ट्रेजेक्ट्री का रेडियस निकाल रहे हैं। किसकी किसकी ट्रेजेक्ट्री का? अल्फा और न्यूट्रॉन। अब किसी ने कहा इस क्वेश्चन के और क्या पार्ट हो सकते हैं और कैसे बन सकता है वो भी बताऊंगा मैं। अब मैंने कहा कि अब पोटेंशियल सेम है। अच्छा, दोनों को एक ही वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करके फील्ड में डाल दिया गया, तो अब कौन सा फॉर्मूला चलेगा? ये वाला। ये सेम अगर करोगे, फील्ड तो सेम है ही है, एक ही फील्ड में सब जा रहे हैं, ये कांस्टेंट, अब ये भी कांस्टेंट हो गया, तो रेडियस ऑफ द पाथ विल डिपेंड ऑन अंडर रूट ऑफ मास एंड चार्ज। यहाँ दोनों पे रूट है ना फॉर्मूले में। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू है अब यहां से क्या आ गया? ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? अल्फा का कितना है 4m, न्यूट्रॉन का कितना है 2m। का क्या चार्ज है? न्यूट्रॉन का चार्ज q होता है, तो अल्फा का कितना होता है? 2q होता है ना? क्या आंसर आ जाएगा बेटा? देखो 4 4 कट के कितना आ जाएगा इसका भी आंसर 1:1। तो यहां पे आपको सीखने को मिल गया और साफ साफ सीखने को मिला, यही मिला सीखने को कि जो ट्रेजेक्ट्री होता है, जो पाथ का रेडियस होता है, अगर कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा आपस में दे दे और बोले कंपेयर करो, तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा। कहीं बोलेगा v फिक्स, कहीं p फिक्स, कहीं k फिक्स, कहीं वोल्टेज फिक्स। उस हिसाब से r का रिलेशन मास और चार्ज के साथ निकालकर हम सॉल्व कर देंगे, और ये हमें पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इसके एक लास्ट क्वेश्चन को कराएंगे और ये टॉपिक को खत्म करेंगे। टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या करें, क्वेश्चन ही समझो। एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब फील्ड आउटवर्ड है। पढ़ाया था ना मैंने? ना नहीं पढ़ाया था? ये सब चीजें याद करो। क्या पढ़ाया था मैंने? कुछ याद है आपको बेटा? आप भूल गए? अगर मैं कहीं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और मैं कहीं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। यही सब था ना पॉइंट। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यहां पर फील्ड ऐसे ऐसे बनाया, मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और इस फील्ड में 3 चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस फील्ड में 3 चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। पहला चार्ज पार्टिकल आ रहा है प्रोटॉन, दूसरा चार्ज पार्टिकल आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा चार्ज पार्टिकल जा रहा है न्यूट्रॉन। 3 चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं इस मैग्नेटिक। तो पूछा क्या है? पूछा ये है ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री, तीनों की ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करो। कैसा पाथ? पाथ तो फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो देखो परपेंडिकुलर है, तो ये तो पक्की बात है कि ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो सर्कुलर होगा, हेलिकल तो होगा नहीं, उसी जगह पे घूमता रहेगा। तो आपसे पूछा ये है कि आप बताइए इसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके बताइए। ये तो पक्की बात है सर्कुलर होगा, तो सर्कल में क्या ड्रॉ करना है वो भी समझाता हूँ। सर्कल का क्या? सर्कल सर्कल होता है, उसको क्या ड्रॉ करना मैं बताता हूँ क्या। आप गौर से देखो, सबकी वेलोसिटी ऐसे है एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी सबकी एक्स एक्सिस। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो भी वैल्यू उसके साथ आई कैप लगेगा, तो क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो बी के साथ क्या लगेगा? के कैप लग जाएगा। अब देखेंगे ट्रेजेक्ट्री के लिए मुझे फोर्स चेक करना पड़ेगा। फोर्स का वेक्टर फॉर्म मैंने पढ़ाया था, याद करो, सबसे फोर्स का पहला लेक्चर। वेक्टर फॉर्म में फोर्स होता था Q V क्रॉस B। इसका मतलब फोर्स हो गया बेटा Q, V के जगह पे रखोगे कितना? E I कैप, क्रॉस B के जगह पे क्या रखोगे? वैल्यू के साथ K कैप। तो क्या बन गया फोर्स? सोचो, वैल्यू को अलग कर लो, Q अलग, V अलग, B अलग, और I क्रॉस K मैंने पढ़ाया था। I क्रॉस K क्या होता है? माइनस J होता है। भूल जाते हो तो इसे याद रखा करो, I J K, ऐसे घूमने पे जो भी आंसर दोगे वो पॉजिटिव देना सब, और I J K
ऐसे घूमोगे, अगर ऐसे घूमोगे तो जो भी आंसर देना सब नेगेटिव देना। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ऐसे घूमने का क्या मतलब हुआ बेटा, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, वही आंसर माइनस में आ जाता है। तो ये इजी है, ऐसे घूमने पे प्लस आंसर, ऐसे घूमने पे माइनस आंसर। तो यहाँ आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के ऐसे आ रहा है तो माइनस जे। अब सोचो, अब केस वन, अब 3 केस में हम आते हैं, केस वन। अब सोचो अगर चार्ज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो आंसर किधर जाएगा, फोर्स किधर जाएगा बोलो, माइनस जे कैप में जाएगा। ये प्लस है, प्लस है, प्लस है तो माइनस जे में जाएगा। माइनस जे का मतलब किधर, नीचे, यानी जो सर्कल बनेगा वो ऊपर से नहीं बनकर नीचे से बनेगा, ऐसे आएगा। पाथ सर्कल तो बनेगा पर सर्कल ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा वो डिसाइड हो गया। ये प्रोटॉन फोर्स माइनस जे में गया, इसका मतलब निगेटिव वाई की तरफ से सर्कल बनेगा, पाथ ऐसे। अब सेकंड केस में मान लो ये चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव और यहां भी निगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, निगेटिव और निगेटिव मिलके प्लस में आंसर आ गया। इसका मतलब हो गया जो फोर्स गया वो अब प्लस जे कैप गया, जे कैप में, लेकिन वो प्लस जे कैप। तो इसका मतलब अब जो फोर्स ये फील करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, वो प्लस जे में। प्लस जे का मतलब इसका पाथ ऊपर से बनेगा, सर्कल यूं जाएगा, सर्कल यूं, सर्कल तो बनेगा लेकिन सर्कल में क्लॉकवाइज बने या एंटी क्लॉकवाइज बने ये दिखाना। अब थर्ड क्या है, थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता सर, चार्ज ही नहीं होता तो फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स ही नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे आया है वैसे चला जाए। ये है ट्रैजेक्टरी, ये है ट्रैजेक्टरी सर। सर्कल तो बनना ही है, 90 डिग्री पे तो उसी जगह सर्कल बनाएगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो सर्कल में भी दिखाना होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे एक पॉइंट ये है कि ये भी पूछा जाता है कि कितनी देर ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। पूरा चक्कर नहीं काट पाएगा, पूरा चक्कर तो काट ही नहीं पाएगा, मैग्नेटिक नहीं काट, सॉरी नहीं काट पाएगा पूरा चक्कर। बोलो क्यों नहीं काट पाएगा, इसलिए नहीं काट पाएगा कि आधे चक्कर में वो बाहर आ जाएगा। तो कितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, आधे चक्कर में बाहर निकल जाएगा, आधे चक्कर में हाफ रिवोल्यूशन में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बोलोगे सर ये तो पूरा चक्कर काट ही नहीं पा रहा है। तो जो भी टोटल टाइम लगता है, यानी कोई भी चीज घूमती है तो जो टोटल टाइम पीरियड लगता है उसका आधा, बस हाफ टाइम तक ही फील्ड के अंदर रहेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, 2 पाई m बाई क्यू बी, और इनको 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या टाइम पीरियड कितने देर तक अंदर रहा, ये इसका आधा कर दो ना, पाई m बाई क्यू। तो ये भी पूछता है कि बताओ ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करो और कितनी देर तक ये फील्ड में रहेगा। पूरे चक्कर तो काट नहीं पाएगा, आधा ही काट के बाहर निकल जा रहा है, तो टोटल टाइम पीरियड का आधा, इतनी ही देर तक वो फील्ड में। अब यहां पर जैसे मान लो मैंने कहा कि कंपेयर करो, बोलो अभी तो आपने सवाल कराया सर, हाँ कराया, वहां में कराना भूल गया था, मैं लास्ट में करा रहा हूं मैं इसको। कंपेयर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा एंड प्रोटॉन in same magnetic field, in same external magnetic field। तो आप एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला था 2 पाई m बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला था टाइम पीरियड का, क्या था, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड में 2 फिक्स, पाई फिक्स, फील्ड फिक्स। टाइम पीरियड तो सिर्फ मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला होता ही नहीं है। जैसे पाथ का जो रेडियस होता था, ट्रेजेक्टरी, उसके तो 4 फॉर्मूले बने थे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, मोमेंटम पे करता था, वोल्टेज पे करता था, काइनेटिक एनर्जी पे करता था, बट इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। इसका तो फॉर्मूला सिर्फ एक होता है। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि अगर V फिक्स तो ये रिलेशन और वोल्टेज फिक्स तो ये रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ मास और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो किसका निकालना है, अल्फा और किसका, प्रोटॉन का। कंपेयर का मतलब रेशियो, तो मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन
इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ, क्या आ गया टाइम पीरियड का रेशियो बेटा? मास ऑफ अल्फा क्या लेते हैं 4m, प्रोटॉन का मास m, इसका चार्ज q, तो इसका चार्ज 2q, सब रिलेशन पता ही है ना प्रोटॉन के मल्टीपल में, कट गया 8, कितना आंसर आ गया बेटा 1:2 आ गया। एक सेकंड, तो 4m, इसको m ना, तो m लेते हैं ना, क्या कर दिया था, तो इसका मास 4m तो इसका m, इसका q तो इसका 2q, कट के क्या आंसर आ गया 2:2। और अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, उलट देंगे इसको 1:2। तो टाइम पीरियड का रेशियो रिलेशन 2:1 किसका, अल्फा और प्रोटॉन का, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड का। तो जिस तरह एक 2 मिनट पहले मैंने ट्रेजेक्ट्री कंपेयर किया था, पाथ का रेडियस कंपेयर किया था, यहां टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी कंपेयर करने आ सकता है, और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, यहां पे 10 फॉर्मूले इसके नहीं होते, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगता कि V फिक्स तो ये और वोल्टेज फिक्स तो ये और काइनेटिक एनर्जी फिक्स, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। वीडियो कभी कभी नहीं, मैंने बार बार बोलता हूं, एक बार में हो सकता है कोई टॉपिक क्लियर ना हो, दोबारा देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बेटा वीडियो को देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, शेयर करो, एग्जाम आ गए हैं, खूब देखो, खूब वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है सर, टॉप कर जाओगे आप। पूरी वीडियो को देखो तो सही, रिवाइज तो करो आप। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक